एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके लिए प्लांट्स और एनिमल्स का किस तरीके से रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फटाफट से रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स। और एबायोटिक फैक्टर्स क्या है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपको नहीं पता कि एबायोटिक फैक्टर्स क्या है तो पहले प्रीवियस वीडियो देखकर आइए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो भैया, जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल, ये जो फैक्टर्स होते हैं वो एरिया के हिसाब से, प्लेसेस के हिसाब से ड्रास्टिकली वेरी कर सकते हैं। और अगर ये फैक्टर्स वेरी करेंगे तो हमारी जो लाइफ है, हमारा जो सर्वाइवल है, वो इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से वो अफेक्ट हो जाएगा। और कुछ तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो लाइट या टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उसके हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यही चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एबायोटिक फैक्टर्स के लिए अपना रिस्पॉन्स देता है। तो एक ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, मैं पहले वो ग्राफ बना देती हूँ। इसमें क्या बोला गया है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो इंटरैक्शन है वो दिखाया गया। इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, दिस इज द पैरेलल वन, और ये आधी सीधी जाके फिर इस तरीके से पैरेलल होगी। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो देखिए, दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। अब ये दिखाया जा रहा है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बिल्कुल मैनेज कर लिया है, बिल्कुल बहुत ज्यादा तरीके से एडजस्ट कर लिया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से। एंड दीज आर कॉल्ड रेगुलेटर्स। इनको क्या कहते हैं, रेगुलेटर्स, जो कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से कंप्लीटली मेंटेन करके रखते हैं, है ना। ये जो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, these are called conformers, these are conformers, and these organisms are partial regulators, partial regulators। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बाहर जैसा भी चेंज आएगा उसी हिसाब से अपनी बॉडी को कंप्लीटली मैनेज करेंगे। सारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन हो जाता है बाहर के हिसाब से। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनको हमने बोला कॉन्फॉर्मर्स। क्लियर हो गया। तो रेगुलेटर के एग्जांपल में एव्स एंड मैमल्स, यानी कि जितने भी बर्ड्स होते हैं और जितने भी ये मैमल्स हैं वो सभी होमियोस्टेसिस की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज होमियोस्टेसिस? होमियोस्टेसिस क्या है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई एक इंडिविजुअल अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एम्बिएंट के हिसाब से मेंटेन कर लेता है। तो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की क्षमता, उसको क्या बोलेंगे, होमियोस्टेसिस। एंड दिस प्रॉपर्टी इज पोजेस्ड बाय रेगुलेटर्स। तो उनका तो बढ़िया है, बाहर जैसे चेंज है अपनी बॉडी में भी चेंज आ गए, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, कन्फर्मर्स बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर सकते। और पार्शियल रेगुलेटर्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कुछ एक्सटेंट तक मेहनत कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियर चेंजेस की मदद से थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट नॉट कंप्लीटली, क्योंकि जब उन्हें लगेगा बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा है, दे विल अगेन बी कन्फर्मर। क्लियर होगी बात। तो ये ग्राफ आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगेन एबीसी करके बोल देंगे तो फिर आपको रीडिंग करनी होगी, साथ ही साथ एग्जाम्पल। तो चलो, रेगुलेटर का एग्जाम्पल पता चल गया। कन्फर्मर्स की क्या हो सकते हैं, फिशेज हो सकती है। पार्शियल रेगुलेटर की क्या हो सकते हैं, एम्फीबियंस हो सकते हैं। ये रेप्टाइल्स है, सॉरी रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। फिशेज एंड एम्फीबियन दोनों किस में आएंगे, कन्फर्मर्स। ठीक है, बेसिकली 99% ऑफ द एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, कन्फर्मर्स, राइट। चलिए, अब हमें एक दो चीजें और ध्यान में रखनी है, वो ये है, जैसे ही ड्रास्टिक चेंज आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो एनिमल्स हैं वो भी अपने आप को अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन होता हुआ आया है, और वो इवोल्यूशन
कुछ ना कुछ फेवरेबल चेंजेस लेकर आया होगा और उन चेंजेस की मदद से एनिमल्स ने अपने आप को एडजस्ट करना सीखा है, राइट। तो कुछ हद तक एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं मैमल्स के बारे में या छोड़ो ह्यूमन बींग्स की हम बात कर रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, तो आप देखोगे जब बहुत ज्यादा सर्दियां होती हैं, जैसे ही विंटर्स आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कपड़े पहन रहे हैं या फिर हम हीटर को ऑन कर लेते हैं, है ना। उससे क्या होता है, हमें हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम गर्मियों की बात करेंगे तो हम एयर कंडीशन चला लेते हैं, कार में जा रहे हैं तो भी एसी चला के जा रहे हैं। तो ये क्या है, दीज आर द आर्टिफिशियल मीन्स जिसकी मदद से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे रेगुलेटर्स को, एक कैटेगरी कौन सी है, रेगुलेटर्स। पता है रेगुलेटर्स क्या है, दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेंटेन their internal environment according to the external environment. They can maintain internal environment, and internal environment से मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा मतलब है टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, तो टेम्परेचर हो सकता है या फिर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो सकता है। तो जो रेगुलेटर्स होते हैं वो मेंटेन कर सकते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिए हैं, मैं एक और तरीके से आपको समझा देती हूँ। ह्यूमंस का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। व्हेनेवर देयर इज समर, जब भी समर्स होती हैं तो उसमें हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेंगे, स्वेटिंग करके। वी स्वेट प्रोफ्यूजली, जो कि एक कूलिंग इफेक्ट देगा, जिस वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। तो जब गर्मियां होती हैं तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं यानी कि जब विंटर्स होते हैं तो हम लोग शिवर करते हैं। तो जो शिवरिंग है वो क्या करेगी, ये इंक्रीज कर देती है बॉडी हीट को, इंक्रीज कर देती है बॉडी हीट को। एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको गिरने नहीं देगी, उसको नॉर्मल मेंटेन करके रखेगी, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड दीज आर द फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस। ये कोई आर्टिफिशियल चेंज नहीं है। आर्टिफिशियल चेंज तो मैंने जब बताया था कि एसी चला लेते हैं समर्स में, हीटर चला लेते हैं विंटर में, वो था, है ना। लेकिन ये क्या है, दीज आर व्हाट, दीज आर दी बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल मीन्स, जिसकी मदद से हम लोग मेंटेन कर लेते हैं अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, करेक्ट। बर्ड्स की भी बात करें तो फेदर्स की मूवमेंट के बेसिस पर और जो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पर वो क्या करेंगे, अपने जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेंगे। आपने सुना होगा कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों ही 4 चैम्बर्ड होते हैं, है ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट है उनके अंदर, साथ ही साथ वो वार्म ब्लडेड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है उनके ये जो होम्योस्टेसिस है इस प्रॉपर्टी को शो करने का। क्लियर हो गया। सो दिस इज अबाउट द रेगुलेटर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट कन्फर्मर्स। तो देख लेते हैं फटाफट से कन्फर्मर्स के बारे में भी। कन्फर्मर्स, तो 99% ऑफ एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स, almost all the plants, ये क्या है, these are conformers. That means they do not have the ability to maintain their internal environment according to the external environment or ambient. Ambient का मतलब होता है बाहर का जो वातावरण है ना। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को या ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को बाहर में जो एनवायरमेंट जो चेंज आए उसके हिसाब से मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल आप ले लो, जो फिशेस होती हैं, जैसे कि कोई फ्रेश वाटर की फिश है, अब उसको हमने एक ऐसी जगह लाके छोड़ दिया जो कि मेराइन वाटर था, तो उसको ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जो क्लोराइड सेल्स बेसिकली ऑस्मोसिस को मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं, वो भी कुछ समय तक ही हेल्प कर पाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एनर्जी का लॉस, और इतनी एनर्जी लॉस करने से बेटर है कि वो एज अ कन्फर्मर ही रहे, वो रेगुलेटर नहीं बन पाते। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल देख लिया। अब इस
कैरेक्टरिस्टिक को या फिर जो प्रॉपर्टी है कन्फॉर्मर होने की, उसको एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप स्मॉलर एनिमल्स में ऑब्जर्व कर सकते हो। पता है कैसे? एक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ये याद कर लो। पता है क्यों? जितने भी स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, दीज आर रेयरली फाउंड इन दी पोलर रीजन। इट मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है दैट दी स्मॉलर एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन दी पोलर रीजन, व्हाई? एक्सप्लेन दिस। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क में जरूर पूछा जाता है, इससे ध्यान से सुनना कि जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, स्मॉलर एनिमल्स, इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। स्मॉलर एनिमल्स हैव हायर सरफेस एरिया देन वॉल्यूम। अब भैया सरफेस एरिया ज्यादा है वॉल्यूम से, और तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही बॉडी से हीट का लॉस होगा। सो दे टेंड टू लूज हीट फास्टर। So they tend to lose heat very fast और faster। क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी बॉडी से हीट का लॉस भी बहुत जल्दी होता है, और यही कारण है कि पोलर रीजन्स में these smaller animals are rarely found। या तो मिलेंगे ही नहीं या बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है देन वॉल्यूम, और ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से बॉडी से हीट का लॉस भी बहुत जल्दी हो जाता है और वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? अब दूसरी चीज आपको देखनी है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन आता रहा, बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जिन्होंने अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की है एक्सटर्नल एम्बिएंट के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, लेकिन जो कॉस्ट और बेनिफिट्स उन्होंने देखे ना, वो बहुत एक्सपेंसिव थे। यानी कि एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हो रही थी अगर ये ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करें तो। इसीलिए इन्होंने क्या डिसाइड किया, भैया रेगुलेटर नहीं बन रहे, किसी की हिरस नहीं करनी चाहिए, गंदी बात होती है। तो इन्होंने सोचा भैया हम ऐसे रहते हैं, कन्फॉर्मर्स ही बन के रहते हैं। जितना हो सकता है टू सम एक्सटेंट दे ट्राइड टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, लेकिन जैसे ही इनको रियलाइज हुआ कि जो एक्सपेंसिव है, जो एनर्जी करेंसी है, वो बहुत ज्यादा लॉस होती जा रही है, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, बेनिफिट से ज्यादा नुकसान है, तो उन्होंने डिसाइड किया टू बी द कन्फॉर्मर्स ओनली। क्लियर हो गया? लेकिन इसके आगे आप पढ़ोगे कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करना चाहते हैं तो या तो वो माइग्रेट करेंगे या फिर सस्पेंड। अब ये माइग्रेट और सस्पेंड क्या है तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। जो ये माइग्रेट है इसमें क्या होगा, बेसिकली माइग्रेट का मतलब होता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, तो एक कैटेगरी कौन सी है, माइग्रेशन या माइग्रेट। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन विजिट, है ना। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यानी कि कुछ समय के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशन, तो उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं या फिर माइग्रेट करना बोलते हैं, है ना। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिल्ली में तो हम लोग किसी हिली एरिया में, हिल स्टेशन में जाना पसंद करते हैं, शिमला जा रहे हैं या फिर कोई और हिल स्टेशन जहाँ आपको पसंद हो, है ना। तो ये क्यों कर रहे हैं हम, बसने तो नहीं जाते ना वहाँ पे। एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे चले जाओ, अपना एनवायरनमेंट थोड़ा बदल जाएगा, यहाँ बहुत गर्मी है तो वहाँ पर हमें थोड़ी अच्छा लगेगा मौसम, ये तो होता है। लेकिन फिर आप क्या करोगे, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद वापस आओगे। बिल्कुल वैसे ही जो बर्ड्स है, बर्ड्स और फिशेस भी करती हैं वैसे माइग्रेट, तो ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं माइग्रेशन के, क्योंकि जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उनसे अपने आप को बचाने के लिए कुछ समय के लिए बर्ड्स एक जगह से अपने नेचुरल हैबिटेट से किसी दूसरी फेवरेबल जगह पर जाती हैं, और जैसे ही अपने नेचुरल हैबिटेट की कंडीशन इंप्रूव करने लगती है सो दे रिटर्न, तो वो वापस आ जाती है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, साइबेरियन बर्ड्स। साइबेरियन बर्ड्स ये क्या करती हैं, साइबेरिया से आ जाती हैं जब एक्सट्रीम कोल्ड और क्लाइमेट होते हैं वहां पर, जब बहुत ही ज्यादा सर्दी, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है साइबेरिया में, तो ये ट्रेवल यानी कि माइग्रेट करके आ जाती है भरतपुर सेंचुरी, भरतपुर सेंचुरी राजस्थान के क्योलाडू नेशनल पार्क में। कहां पर,
कोलोराडो नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेट टू भरतपुर सेंचुरी राजस्थान, मतलब उसके कहां पर, कोलोराडो नेशनल पार्क। कब? टू अवॉइड द एक्सट्रीम कोल्डर क्लाइमेट इन साइबेरिया। ठीक है, तो ये हो गया माइग्रेट का एग्जाम्पल। जो दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी वो थी सस्पेंड। अब सस्पेंड में क्या होगा, इसमें भैया कुछ समय के लिए अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को अवॉइड अगर करना है तो अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ सीड्स के लिए। डोरमेंसी एक ऐसी कंडीशन है इसमें जिसमें कौन जाता है, सीड्स जाते हैं। क्यों? मान लीजिए जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और मॉइस्चर। जिन चीजों की जरूरत होती है सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए, इफ दीज कंडीशंस आर नॉट अवेलेबल, इफ दीज आर नॉट फेवरेबल कंडीशंस, तो ये क्या करेंगे, अपनी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देते हैं और एक इनएक्टिविटी की स्टेट में चले जाते हैं जिसको डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा होगा एस्टिवेशन, याद है एस्टिवेशन? अच्छा ये याद नहीं तो हाइबरनेशन तो याद होगा। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन को कहा जाता है विंटर स्लीप। हाइबरनेशन को कहते हैं विंटर स्लीप। सर्दियों में जो पोलर बियर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए गहरी निंद्रा में चले जाते हैं, उनकी भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी स्लो हो जाती है। और एस्टिवेशन को कहते हैं समर स्लीप। एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे, समर स्लीप। इसका एग्जांपल स्नेल्स हो सकते हैं। कौन जाता है एस्टिवेशन में, स्नेल्स जाते हैं एंड सम फिशेस आल्सो। इसके साथ साथ एक और कंडीशन है जिसको कहा जाता है डायपॉज, जिसको कहते हैं डायपॉज। एंड हु एंटर्स दिस स्टेज, ज़ूप्लैंक्टन्स, ज़ूप्लैंक्टन्स। ठीक है भैया, तो ये हमने पढ़ा था अलग अलग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होगा तो ये ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देंगे। So this is all in this topic, responses to abiotic factors. In case you have any doubt, you can comment below and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.